नमस्कार। व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूज रूम में आज चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड का क्या हुआ। आज पार्लियामेंट में जोरदार बहस हुई। विपक्ष पुराने तेवर में थे। अखिलेश यादव को बोलते हुए देखा गया। अखिलेश यादव ने कहा सरकार हार का जो खीज है ना वह मिटाने की स्थिति में है। यूं कहा जाए कि हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई स्पेस नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्टेप ले। भारतीय जनता पार्टी के पास में हिंदू मुसलमान के लिए अभी एक ही हॉट केक है, वह है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड पर आज पार्लियामेंट में गंभीर बहस हुई और गंभीर बहस पर आज विपक्ष ने मांग की थी कि जो 72 जो अनुच्छेद है इसके आधार पर बात की जाए और विपक्ष की इस मांग को ओम बिरला ने मान लिया और नियम के तहत, नियम जो 72 जो लॉज कहता है वह उस नियम के तहत बहस करने की अनुमति दी। और तमाम दल, खास करके यह उम्मीद यह थी कि वक्फ बोर्ड के सवाल पर जदयू का स्टैंड अलग होगा, तेलुगु देशम का स्टैंड अलग होगा। लेकिन यह चौंकाने वाली खबर है कि जनता दल यूनाइटेड, जो खास करके उसकी बुनियाद है कि वह सेकुलरिज्म को वो पार्टी मानती है और सेकुलरिज्म को लेकर के पार्टी आग्रही रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड जो है वह सरकार के साथ खड़ी रही। और वक्फ बोर्ड में जो यह नया बिल है, वक्फ बोर्ड बिल जो है इसके पक्ष में जनता दल यूनाइटेड दिखी है। और जो दूसरी बैसाखी है भारतीय जनता पार्टी की, वह तेलुगु देशम पार्टी ने भी सरकार का समर्थन किया है कि यह जो सुधार की प्रक्रिया है यह, और यह खत्म करने की बात नहीं है। यह भयभीत लोग इसको मुद्दा बना दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो यह नया बिल है, यह बिल जो है मुसलमानों को तंग करने के लिए है, उसकी जमीन को छीनने के लिए है। बल्कि सच बात यह है कि एक बेहतर समायोजन, और यह जो वक्फ बोर्ड के पास जो चल अचल संपत्ति है, इस संपत्ति का सरोकार कैसे घटित होगा, समाज के उपयोग में यह संपत्ति किस तरह से समाज के उपयोग में यह संपत्ति आएगी, सरकार की मंशा यह है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का काम करती रही है, तो निश्चित रूप से जो है वो विश्वास नहीं जम पाता है कि सरकार की मंशा जो है कुछ अलग है, कुछ बेहतर करने की मंशा है। निश्चित रूप से इसके परिणाम बेहतर हो सकते हैं वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर के। आज ये कहा जा रहा था कि आप सुने होंगे कि रिजिजू के जो विपक्षी दल, अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, यद्यपि उनकी बुनियाद जो है, उनके समर्थक बड़े पैमाने पर मुसलमान हैं और मुस्लिम वोट के बल पर जनता दल यूनाइटेड खड़ी भी है, और जदयू कभी भी खास करके मुसलमानों को नाराज करने का जोखिम जनता दल यूनाइटेड नहीं उठा सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। यही स्थिति तेलुगु देशम पार्टी की भी रही। तेलुगु देशम पार्टी भी ये वक्फ बोर्ड जो बिल है, इस बिल पर यह पार्टी सरकार के साथ खड़ी नजर आई है। लेकिन जितने विपक्षी दल है, तमाम गिनती समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल टीएमसी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, तमाम पार्टियां जो है इस बिल के विरोध में तमाम पार्टियां खड़ी नजर आई है। फिलहाल यह है कि लोकसभा में यह बिल रुक गया है, पारित नहीं हो पेश किया गया, पारित नहीं हो पाया गया। अब इस बिल को जो है जेपीसी को दे दिया गया है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो विपक्ष के ऑब्जेक्शंस हैं, और यह ऑब्जेक्शन को देखते हुए रिजिजू ने कहा है कि बेहतर है कि ये एक राष्ट्रीय सवाल है, इस राष्ट्रीय सवाल पर जो है
और बेहतर और समझ विकसित हो, इसके लिए जो है जेपीसी का गठन किया जाए। ओम बिरला ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जेपीसी बनाने जा रहे हैं। तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन के जो सदस्य हैं उसको शामिल करके जो है ज्वाइंट कमिटी बनेगी। जल्द ही, अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन जल्द ही घोषणा होने वाली है। फिलहाल इन तमाम जो आज की जो संसद में गतिविधि चली है, जो बहस और वाद विवाद हुआ है और जो तीखी नोक झोंक हुई है, क्या होना है, सरकार लगातार स्पेस तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और निश्चित रूप से उपचुनाव को लेकर के जो है सरकार भी कमर कसी हुई है, क्योंकि इस उपचुनाव में सभी की परीक्षा दांव पर है और बहुत चालाकी से योगी को इस चक्रव्यूह में डाला गया। जब चक्रव्यूह, तो इन दिनों पता नहीं महाभारत का कितना ज्ञान लोगों को हो गया है। महाभारत के लगभग प्रतीकों और प्रतिमानों को बीच में ला करके बातें कही जा रही है, अपनी बातों को लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से जो 10 विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भूमिका कम है और हार और जीत का प्रभाव, इस खास करके इस बाय इलेक्शन का जो रिजल्ट आना है, इस रिजल्ट का प्रभाव अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर कम पड़ेगा। ज्यादा प्रभाव आदित्यनाथ योगी पर पड़ना है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दांव पर लगा हुआ है कि अगर 10 विधानसभा में योगी जी हार जाते हैं या सीटें कम मिलती है, तो दल के भीतर और दल के बाहर हल्ला बोल शुरू हो जाएगा। फिर जो है पर कतरने की बात होगी, फिर उत्तर प्रदेश में वही एक अनस्टेबिलिटी की स्थिति बनेगी, अस्थिरता की स्थिति बनेगी और अभी भी बनी हुई है, अभी कोई ऐसा नहीं है। अब देखिए कि जो अयोध्या पिछले वर्ष चुनाव के पहले, और जो अयोध्या पूरी दुनिया के सबसे बड़े इवेंट का जो अयोध्या गवाह बनी, सरयू साक्षी बना, अब वह अयोध्या कलंक को धोने में लगा हुआ है। इस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ और अयोध्या इजकल टू बलात्कार, अयोध्या इजकल टू रेप। भैया, अयोध्या धर्म नगरी है, भारत के जो रघुपति राघव राजा राम है उनकी जन्मभूमि है और वहां के जन्मभूमि की कोई सकारात्मक बातें सामने आती, कोई धर्म कर्म की बात सामने आती, रामत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी बात होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मंदिर बनने के बाद ऐसा बना दिया गया है कि मानो कि मंदिर एक मॉल हो। ठीक है, हमने दुकान खोल दिया, दुकान चलती रहे, ये ठीक नहीं है। और हम लोग ये देख रहे थे कि राम जन्मभूमि शिलान्यास, निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, ये सब कुछ हुआ तो एक नव जागरण की स्थिति बनेगी, लेकिन वह बनती हुई नहीं दिख रही है। निश्चित रूप से वहां के जो अवधेश राम अवधी जो जीते हैं अयोध्या के सांसद, तो निश्चित रूप से विपक्ष के हीरो थे कि पूरे अयोध्या को केंद्र में रख करके पार्टी पूरे देश में घूम घूम करके कि हमने मंदिर बनाया और हमने प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन उसका असर यह है कि हम अयोध्या भी हार गए। तमाम जो धार्मिक नगरी रही है उसके इर्द गिर्द की तमाम सीटें हम हार गए, यहाँ तक कि बद्रीनाथ की सीट भी हम हार गए, यहाँ तक कि लद्दाख की सीट भी हम हार गए। ये कहानी बड़ी विचित्र है कि क्या जो धर्म की राजनीति है, धर्म की राजनीति चलेगी या नहीं चलेगी। और बीच में जो आप देखा कि किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर के नेम प्लेट की बात हुई, वह मुद्दा पीटा, फिर अयोध्या के बहाने जो है वो बुलडोजर की लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार जो है कोई भी बच नहीं रहे। बीच में गोमती नगर की भी घटना घटी, ठीक इसी प्रकार की घटना। अब सरकार के पास में कोई काम नहीं है। बेहतर यह होता है कि बड़े पैमाने पर बुलडोजर की खरीद होती और बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवरों की भर्ती की जाती। कोई काम इस देश में हो या नहीं हो, केवल बुलडोजर चलाते रहो। डेवलपमेंट का कोई काम है, अन्य भी विषय है, वो सब कुछ भी काम नहीं है। उत्तर प्रदेश यानी बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की खबरों को अगर आप देखें तो आपको गिरते हुए मकान दिख जाएंगे, आह भरते हुए लोग नजर आ जाएंगे,
और अभी इतने यह भी एक बड़ी चुनौती कि 7 वर्षों में अपराध लगातार आप जो है शूट कर रहे हैं, लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, बावजूद भी कोई दिन ऐसा नहीं है कि आप इनकाउंटर की कहानी आप नहीं पढ़ते होंगे, देखते होंगे। आखिर मतलब क्या है कि 5-7 वर्षों में क्या अपराधी बेखौफ हुए हैं? क्यों नहीं शांति का माहौल बनता हुआ दिख रहा है? लगातार आप इनकाउंटर ही कर रहे हैं। तो आखिर देश में जब आप इनकाउंटर ही करते रहेंगे और बुलेट ही चलाएंगे और क्या कहते हैं बुलडोजर ही चलाएंगे, अरे भैया विकास का कोई मामला उत्तर प्रदेश में बनेगा नहीं बनेगा। कुल मिलाकर यह है कि तमाम जो कवायदे वक्फ बोर्ड से लेकर के कांवड़ यात्रा से लेकर के अयोध्या और गोमती नगर, कुल मिलाकर के सारी गतिविधियां वह रिएक्शनरी बेस पर खड़ी है। वह आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करने की स्थिति नहीं है। एक्शनरी सरकार जो होनी चाहिए, उनको एक्शन करना है। गवर्नमेंट शुड बी इन एक्शन बट गवर्नमेंट इज इन रिएक्शन। गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है। और आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कि इतनी तमाम ताकत तामझाम तैयारी के बावजूद भी जो भक्त लोग थे, जो पिछले 2 टर्म में नमो नमो हर हर महादेव क्या क्या नहीं नारा दिन भर सोशल मीडिया पर वही चलता रहता था, अब वे भक्त भी निराश हैं, नाराज है। नाराज तो नहीं कहा जाए लेकिन निराश हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है कि जो विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है उसका आगे बढ़ करके काउंटर किया जाए। मुझे लगता है कि भक्त भी तमाम चीजों को समझ रहे हैं, इसका हश्र क्या होना है। फिलहाल मित्रों, मैं व्यूज रूम में मैं चर्चा करूं कि वक्फ बोर्ड की बात आपने अभी देखा, पार्लियामेंट की बहस कैसी थी कि अब निश्चित रूप से जानबूझ करके, और एक तो सांसद ने कह भी दिया है कि हम सड़क पर उतरने के लिए विवश हैं। अब उनको लग रहा है कि 20 करोड़ आबादी, 20 करोड़ प्लस की आबादी मुसलमानों के इस देश में है और ऐसा काम करेंगे तो करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि बांग्लादेश का जो घटनाक्रम रहा है, किस प्रकार से लाखों नौजवान सड़क पर आए और प्रधानमंत्री को घर छोड़ना पड़ा। कुल मिलाकर के विपक्ष के दिमाग में यही कुछ फितूर चल रहा है। क्या बांग्लादेश के इतिहास को रिपीट किया जाए? बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको दोहराया जाए भारत में? ना दोहराव हो। अगर इस लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था है, लोकतंत्र ने जो अब तक की यात्रा पूरी की है, हमारे रहनुमाओं ने लोकतंत्र के सामने जो मानक खड़ा के जो मॉडल खड़ा किया है, अगर उस मॉडल को देख करके थोड़ी हया, थोड़ी लज्जा होगी भी तो निश्चित रूप से आपके मन की तैयारी होगी कि सरकार को हमको चलने नहीं देना है। और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के भी सवाल है, सरकार स्पेस तलाश रही है, वह सरकार स्पेस तलाश रही है। फिलहाल यह है कि आप बांग्लादेश में हसीना भारत छोड़ने के लिए मान जाएगी या नहीं मानेगी, हसीना कब मानेगी, तो मैं कभी कभी इसको दूसरे अर्थ में नहीं लीजिएगा कि हसीना मान जाएगी। मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश में अब यह है कि शेख हसीना को बांग्लादेश आ करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और भारत को इनको वापस करना चाहिए। अभी की खबर यह है कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और ब्रिटेन के विदेश मंत्री, दोनों की बातचीत हुई है कि शेख हसीना को लेकर के क्या किया जाए और भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। निश्चित रूप से एक बेहतर शरण स्थली की तलाश जारी है। गंभीर सुरक्षा में शेख हसीना है। अभी की खबर आ रही है कि शेख हसीना ने रिएक्ट किया है और शेख हसीना को यह एहसास था बहुत दिन पहले से। ऐसा नहीं है कि यह जो कुछ चीजें हुई हो अप्रत्याशित हुई है, और यह घटनाक्रम उनको पता था कि जब सारी बातें मान ली है, आरक्षण के जो सवाल थे उसको हटा दिए, तब फिर हिंसा की बात किस तरह से बांग्लादेश में हो गई। निश्चित रूप से विदेशी ताकत इसमें काम कर रही है और आज शेख हसीना ने कहा भी है कि अमेरिका परस्त सरकार बनेगी, अमेरिका का हस्तक्षेप अब बांग्लादेश में होगा। और सवाल बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी का है। बंगाल की खाड़ी में दुश्मनों की मौजूदगी कैसे हो और उसको लेकर के अराजकता पैदा करना और फिर वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना ताकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का दंगा हो जाए और हिंदू मुसलमान को लेकर के और भी रिफ्ट बड़ा हो जाए, खाई और बड़ी हो जाए। तो इसलिए हिंदुओं पर भी आक्रमण किए गए। एक तो नीम ऊपर से करेला,
एक तो घटना वहां घट ही रही है, संघ को भी आगे आना पड़ा और भैया जी जोशी ने कहा कि हिंदुओं की जिस प्रकार से वहां हत्या हो रही है ये अफसोसजनक है, सरकार जो है सरकार स्टेप ले सकती है, हमने पहले भी लिया है। और पाकिस्तान के 80,000 सैनिकों को हमने अपने पैरों पर झुकाया है। यह सब कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वैश्विक राजनीति का है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, भारत बहुत ही समझदारी के साथ अगला हर एक कदम भारत सरकार उठा रही है। हुआ तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया है और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड के सवाल पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, वह आज सोशल मीडिया से और मेन स्ट्रीम की मीडिया से थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन हुआ है और वक्फ बोर्ड के बहाने जो है ध्यान हटा है। अब क्या होता है परिणाम जेपीसी के जाने के बाद और दोनों सदन के सदस्य क्या सुझाव देते हैं यह तो बाद की बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार गंभीर पहल करे। जो देश में खाद्य संकट आने वाले हैं, जो खेती का रकबा घटने वाला है, दूसरी बात युवाओं के रोजगार के सवाल हैं। विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार को रोजगार के सवाल पर घेरे और रोजगार के सवाल पर श्वेत पत्र जारी करे कि क्या स्थिति आपकी और क्या योजना है आपकी। निश्चित रूप से फेक सवालों में विपक्ष भी उलझा है और सरकार तो फेक सवाल पैदा करती रही है। उन्हीं फेक सवालों में वक्फ बोर्ड के भी सवाल हैं। आज ही आपको चिंता हुई है इनकी अकूत संपत्ति और इतनी जमीनें, और जो गरीब मुसलमान हैं, गरीब मुसलमानों के प्रति इतनी अचानक दया का हो जाना और मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी आपकी दृष्टि इतनी सकारात्मक हो गई कि उनकी चिंता सताने लग गई। अच्छा है कि आप जाली देख करके कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक गरीब मुसलमानों के प्रति आपकी संवेदनशीलता संशय पैदा करती है। फिलहाल इंतजार करना है कि जेपीसी का क्या रिपोर्ट आता है। बहस जारी रहेगी। व्यूज रूम में बने रहिए हमारे साथ में और हम फिर कल इसी वक्त में हाजिर होंगे। हमारी कुछ बातें अच्छी लगे तो लाइक किया करें, साझा करें और चर्चा करें। नमस्ते।